दुनिया भर में बदलते हालात देखने वालों को नवाब कैफी का सलाम। आज आप देख सकेंगे अमेरिका में नए इलेक्शन की तैयारियां बढ़ने लगीं। इसराइल का पहला कमर्शियल जहाज अबू ज़हबी पहुंच गया। Today Israel has taken a giant step toward peace. बहरीन जैसे इस्लामी मुल्क में भी इसराइल के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। President Trump made a surprise announcement from the Oval Office of a peace deal between Bahrain and Israel. भारतीय फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अलमनाक मौत या खुदकुशी। रिहा चक्रवर्ती भी इस बात से नावाकिफ है कि सुशांत सिंह को कत्ल किया गया या उसने आत्महत्या कर ली। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खोज लगाने के लिए भारत के तमाम टीवी चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में शामिल हैं। सुशांत से जुड़े सच जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, इस मामले का सस्पेंस भी लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में लगे तवील कर्फ्यू का सबूत सारी दुनिया के सामने है, मगर भारतीय मीडिया खामोश है। आप देखिए भारत में क्या हो रहा है, यूपी देखिए, आप कश्मीर देखिए, वहाँ पे दलितों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। लद्दाख में चीन की फौजें पेशकदमी कर रही हैं। अक्टूबर में LAC पर हमला कर सकता है चीन। भारत का मीडिया कहता है चीन छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। अब लद्दाख से साउथ चाइना सी तक चीनी साजिश का दिया जाएगा करारा जवाब। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी भारत को भी ले डूबेगी। बीजेपी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। हिंदू धर्म का मानने वाला मुसलमानों के नबी करीम का गर्विदा निकला। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बिखरी हुई लातादाद सनसनीखेज कहानियां आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। और अब चलते हैं एक तारीख़ी कामयाबी या गलती की जानिब, जो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का अमन मुआहिदा है, जिसमें पिछले दिनों इसराइल का पहला कमर्शियल जहाज़ यकजहती की अलामत बनकर अबू ज़हबी पहुंच गया है। Thanks to the courage and leadership of Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed, Prime Minister Bibi Netanyahu, and President Donald Trump, a new era has truly begun for our three nations. Today Israel has taken a giant step toward peace. ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी का कहना है कि अमन मुआहिदा फ़लस्तीनी कॉज से गद्दारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बहुत बड़ी गलती की है और गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। उनका ख्याल है कि अगर वो खुद को रियासतों या सेहून रियासत के करीब लाएंगे तो उनकी हिफाजत यकीनी हो जाएगी और उनकी मईशत में तरक्की होगी, लेकिन उनकी ये सोच मुकम्मल तौर पर गलत है। सऊदी अरब का बयान है कि वो इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात उस वक्त तक कायम नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीनियों के साथ यहूदी रियासत अमन मुआहिदा न कर ले। We try to focus on the efforts that promote peace for all. We do not try to focus on anything that might create tension. It is my nature always to be positive. So, I try to focus on the things that will support the interests of the Palestinian people and the interests of all. ये और बात है कि सऊदी अरब ने इसराइल के जहाज़ को अबू ज़हबी जाने के लिए सऊदी एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त दे दी। Also historic was the Kingdom of Saudi Arabia granting permission for this Israeli commercial flight to use its airspace. This is the first time that this has ever happened. I would like to thank the Kingdom of Saudi Arabia for making that possible. खबर ये भी गर्दिश में है कि इस्लामी मुल्क बहरीन की सोच भी अमन मुआहिदे की पैरवी पर आमादा दिखाई देने लगी है। सदर ट्रंप ने बहरीन और इजराइल के अमन मुआहिदे का हैरानकुन ऐलान किया, जो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन अमन मुआहिदे की पैरवी करता है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये तीनों मुमालिक अमन मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे और उनका ये भी कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमन कायम हो जाए। We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. And the blessings of the peace we make today will be enormous. First, because this peace will eventually expand to include other Arab states. A just, comprehensive, and enduring two-state solution to the Palestinian-Israeli conflict will be the foundation, the bedrock of such peace. बहरीन से इसराइल के अमन मुआहिदे को ईरान और तुर्की ने भी फ़लस्तीनी मफाद के खिलाफ करार दिया है। मेरे बहन भाइयों, क्या आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है? ये एक दहशतगर्द मुल्क इसराइल की तस्वीर है।
एक फ़लस्तीनी बच्चे को 20 फ़ौजी ले जा रहे हैं। एक मासूम 14 साला बच्चे को ये बुज़दिल फ़ौजी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जा रहे हैं। और फिर लोग पूछते हैं कि मैं क्यों इजराइल को दहशतगर्द मुल्क कहता हूँ। एक बच्चे पर 20-20 फ़ौजी छोड़ने वाले बुज़दिल नहीं तो और क्या है। खुदा की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी आंखों का तारा है। बाखुदा मैं कभी मस्जिद अक्सा इन जालिमों के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के अमन मुआहदे को जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीनियों की आज़ादी से मुंसलिक किया है। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में क्लियर कर दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो 2 नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। फ़लस्तीन की हुकूमत और वहाँ के अवाम भी इस मुआहदे से मुतमईन नहीं है। I would like to say to Trump and Netanyahu that Jerusalem is not for sale and all our rights are not for sale and not for bargaining. Your conspiracy deal will not pass. This agreement today is an agreement that betrays the Palestinian cause and stabs the Palestinian people. And this Emirati-Bahrainian agreement is a withdrawal from the Arab Initiative and the Arab Unison. We say no to normalization, and this normalization is a betrayal to the Palestinian cause and pan-Arabism. Of course, the Palestinian people denounce this agreement. फ़लस्तीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद इसराइल से बहरीन का अमन मुआहदा फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के सिवा कुछ नहीं। Writing off the historic agreement as nonsense, Palestinian President Mahmoud Abbas is addressing the new Israel-UAE deal in a meeting at his presidential compound. The meeting, including in rare form, members from Islamic terror group and rival party Hamas. और अब देखिए अमेरिका में नए सदारती इलेक्शन की तैयारियां। If Biden wins, very simple, China wins. If Biden wins, the mob wins. If Biden wins, the rioters, anarchists, arsonists, and flag burners, they win. If the president had done his job from the beginning, all the people would still be alive. और मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ नए सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की घन करें। The press always asks me, don't I wish I were debating him? No, I wish we were in high school. I could take him behind the gym. That's what I wish. Did you see where Biden wants to take me to the back of the barn? Me. He wants it. I'd love that. I'd love that. Mr. Tough Guy. Sleepy Joe Biden. Mr. President, speak softly and carry a big stick. Go like this. He's down, and he'll never get up. सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि आइंदा अमेरिकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कानात बहुत कम हैं। Trump has an economy behind him, but if the Democrats choose wisely, if they remember those districts they took in 2018, they can win. If they choose foolishly, if they align behind a Bernie Sanders as somebody who will be frightening to the voters they most need to win, if they don't energize Black American voters particularly and make sure they turn out, it's not the share of the vote, it's the turnout. In 2018 it was strong. If it's strong in 2020, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, unavailable to President Trump. मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टाइम मैगजीन के टाइटल पर छपी ये तस्वीर खामोश है, लेकिन टाइम मैगजीन ने जो लिख दिया है उसे पढ़ने वालों ने पढ़ लिया और समझने वालों ने समझ भी लिया है कि टाइम मैगजीन दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है। हम टाइम मैगजीन की खामोश तस्वीर के बजाय आपको द गार्डियन की वो मुंह बोलती तस्वीर दिखाते हैं जो अमरीकी अवाम की देखती आंखों सुनते कानों के लिए बराक ओबामा का एक खुला पैगाम है। We should expect a president to feel a sense of responsibility for the safety and welfare of all 330 million of us, regardless of what we look like, how we worship, who we love, how much money we have, or who we voted for. बराक ओबामा ने नए अमरीकी जानशीन के लिए किस विजन की बात की है वो भी सुनिए। I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president.
I never expected that my successor would embrace my vision. बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल इक़्तिदार से बिल्कुल मायूस दिखाई देते हैं। I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. That he might come to feel the weight of the office and discover some reverence for the democracy that had been placed in his care. But he never did. बराक ओबामा ने अमेरिका के किसी सियाह फाम या सफ़ेद फाम की बात नहीं की, लेकिन ओबामा की भीगी आंखों में मायूसी की झलक दिखाई दी। No interest in finding common ground, no interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने सीधे साधे अल्फाज में अमेरिका के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अवाम को अलर्ट कॉल दे दी है कि उनका मुस्तकबिल उनके वोट से मुंसलिक है। लेकिन ज्यूइश लॉबी और दुनिया के दूसरे मुल्कों से आए हुए बाशिंदों की आवाज़ें, जिनमें भारत भी शामिल है, कुछ अमेरिकी रियासतों की आवाज़ें बन गए हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मशवरा कौन दे रहा है कि एक भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों, इससे पहले कभी नहीं हुआ जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर किसी पार्टी विशेष का समर्थन किया हो। अब कल्पना कीजिए कल को अगर डेमोक्रेट्स सत्ता में आ गए तो भारत के लिए एक बहुत ही असहज करने वाली एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। मगर अमेरिकी अवाम की बहुत बड़ी तादाद तब्दीली चाहती है। An incredible American. Really our only shot of restoring humanity to the White House. A listener. Empathetic. Essential to save our democracy. Joe Biden is a moderate continuation of the status quo. Joe Biden, at least, is not misogynistic. He's not racist. He has good intentions and wants to help people, which is more than can be said for our current president. Sometimes that's enough. अब हम अमेरिका से वापस भारत की जानिब चलते हैं, जो कभी रफाल जंगी जहाज़ों पर रक्सा दिखाई देता है। दुश्मन मुल्क में अजब तरह की छटपटाहट देखी जा रही है। राफेल की उड़ान देखकर छटपटाता हुआ नजर आ रहा है चीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने LAC पर पहुंचाया है युद्ध का सामान। और कभी पाकिस्तान से खौफजदा है। भारत के खिलाफ चीन एक और साजिश भी कर रहा है। चीन की शय पर पाकिस्तान भारत के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। कहता है कि पाकिस्तान भारत से जंग करने वाला है। ऑर्डर ऑफ चीन, बाजवा आर्मी एट सियाचिन, मिसाइल, तोप, 20,000 जवान, तैयार पाकिस्तान, भारत से विध्वंसक युद्ध, बाजवा की आखिरी भूल। और कभी चीन पर इल्ज़ाम लगाता है कि चीन अपनी फौजों की तादाद को लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ाता जा रहा है। ये चीन की बिलबिलाहट है, ये चीन की छटपटाहट है जो अब साफ नजर आ रही है। इस जंगी जुनून को हवा देने में हिंदुस्तान का सरकारी मीडिया भारतीय फौज को जंग की आग में धकेलने के लिए जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है। अक्टूबर में LAC पर हमला कर सकता है चीन, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है ड्रैगन की तरफ से। किसी भी पॉइंट को निशाना बनाया जा सकता है। सरकार के टॉप लेवल के सूत्रों के हवाले से यह खबर है। LAC पर मंथन के बाद NSA अजीत डोवाल का बड़ा बयान। डोवाल ने कहा, भारत लंबे संघर्ष के लिए रहे तैयार। तोपें तैयार हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं, जंगी जहाज लगातार उड़ान भर रहे हैं और अब चीन को चारों खाने चित करने की पूरी जंगी तैयारी है। In this particular case involving the Indian intrusion into this particular region, there will be a limit to Chinese patience, and I can assure you that if the Indian side refuses to withdraw from the Chinese territory, war may break out. चालबाज चीन को घेरने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर बनाई रणनीति। अब लद्दाख से साउथ चाइना सी तक चीनी साजिश का दिया जाएगा करारा जवाब। सवाल यह है कि अगर भारत को अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान की फौजी आशीर्वाद हासिल है, तो फिर भारत के आर्मी चीफ MM नरवाने को ये क्यों बताना पड़ता है कि चीन से मुज़ाकरात के सिवा अमन का कोई रास्ता नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। इंडियन आर्मी चीफ ने अपने बयान में ये भी कहा है कि भारत ने लद्दाख में सरहदी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन अब दोनों मुल्क
बातचीत के जरिए सरहदी तनाज़े का हल तलाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए। इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। भारत को ये खदशा भी लाहक है कि एक जानिब बातचीत पर आमादगी, लेकिन दूसरी जानिब चीन लद्दाख में अपनी फौजों की तादाद को मुसलसल बढ़ा रहा है। एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर सैनिकों की संख्या में इजाफा भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गलवान की घटना के बाद से चीन ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या 60% तक बढ़ा दी है। लद्दाख में चीन की फौजें पेशकदमी कर रही हैं। कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा किए हुए है। भारत का पाकिस्तान से दुश्मनी का यह आलम है कि भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाने के लिए FATF पर दबाव बढ़ा रहा है। अगर FATF पाक को प्रतिबंध कर देता है तो पाक की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। प्रतिबंध के बाद पाक की स्थिति ईरान जैसी हो जाएगी, जिससे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कारोबार नहीं चाहता। हिंदुस्तान को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खटकती है। वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान खुद इतना बड़ा मुल्क है, अगर इस पर हमला हुआ तो बर्रे सगीर का नक्शा बदल जाएगा। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं होगी, ये बर्रे सगीर की जंग होगी। भारतीय भूल जाता है कि उसकी अपनी माशी कश्ती डूब रही है। भारत की GDP माइनस में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती मशीनें, सड़कें, शहर सब जाम हो चुके हैं, बर्फ जम गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने अपने यहाँ सुर्खी लगाई है, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़ी। इस खबर में कैपिटल इकोनॉमिक्स के शीलन शाह कहते हैं, भारत के सबसे आधुनिक औद्योगिक शहर से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो अर्थव्यवस्था सुधारेंगे और हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। GDP 4 दशकों में पहली बार इतनी गिरी है और बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। विकास के बड़े इंजन खपत, निजी निवेश या निर्यात ठप्प पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती चूक सिर्फ अर्थव्यवस्था संभालना नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के मामले में भी नाकाम हुए हैं। मोदी ने विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा की थी। इस योजना ने लाखों किसानों और मझोले एवं छोटे उद्योगों के मालिकों को तबाह कर दिया। इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादे अपने पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज ONGC बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवेज बिक रही है, BSNL बिक रहा है, FDI हो रहा है। तो इतिहास गवाह है ना कि देश का निकम्मी औलाद देश की सारी चीजें बेच रहा है। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन अपने यहाँ सारे के सारे एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज करने की योजना है और माना यह जा रहा है कि अगले चरण में 35-40 एयरपोर्ट और प्राइवेटाइज होंगे, जो सबसे बड़ा इस समय हंगामा देश में मचा हुआ है। और JP ग्रुप, वीडियोकॉन, एयरसेल, टाटा, जेट एयरवेज, एयर स्पोर्ट्स, रेलवे और हेरिटेज रेंटिंग जैसी बेशुमार कंपनियां दिवालिया होकर दम तोड़ चुकी हैं। ये बात हम नहीं, गूगल महाराज की रिसर्च का नतीजा है। भारत के एक फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत या खुदकुशी की कहानी, जिसके बारे में मां सिवाय चंद चैनल्स के सारे भारत के टीवी चैनल्स मौत का सबूत हासिल करने के लिए गंगा और जमुना के बहते पानी की तरह अपना सरमाया बहा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह का परिवार, सुशांत सिंह की बहनें, दोनों तरफ के वकील, ड्रग्स का पूरा धंधा और 24 आवर्स न्यूज चैनल पर चलने वाला ब्रॉडकास्ट। लेकिन अब तक किसी को ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिल सकी कि सुशांत ने आत्महत्या की या उसे कत्ल कर दिया गया। कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है, ये एक खुदकुशी नहीं है बल्कि एक हत्या है। सुशांत की मोहब्बत में गिरफ्तार अदाकारा रिया चक्रवर्ती भी इस बात से नावाकिफ है कि सुशांत सिंह को कत्ल किया गया या उसने आत्महत्या कर ली। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, which is why I want CBI इंक्वायरी।
सवाल ये है कि क्या सुशांत सिंह की मौत जम्मू और कश्मीर में लगे तवील कर्फ्यू से ज़्यादा अहम है, जहां बेशुमार कश्मीरी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं और जिनके बारे में भारतीय मीडिया के सामने सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन भारत के मीडिया को न कातिल की तलाश है न मकतूल की। इतना गिर चुका है हमारा मीडिया का स्तर भी कि 140वां नंबर मिल रहा है हमें 180 में से, तो वो दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कश्मीर की हालात को। वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कश्मीरी लोगों के साथ बीजेपी के नेता बिरयानी खा रहे हैं, वहाँ पे बोट में सवारी कर रहे हैं। देखिए वहाँ के लोगों की क्या हालत है। इंटरनेट व्यवस्था वहाँ पे बंद कर रखी है। यहाँ के जो लोग हैं कश्मीर के वो यही हैं, वहाँ के लोग आपस में अभी तक नहीं मिल पाए हैं, इतना टाइम हो गया है। अब मोदी सरकार को ये फैसला करना है कि दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है या जम्मू और कश्मीर में मरने वाले बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम ज़्यादा अहम है, जिसके लिए भारतीय मीडिया कोई आवाज़ नहीं उठाता। जिसे आज मीडिया माना जाता है यानी न्यूज़ चैनल, उसने कश्मीर क्या बिहार को भी कवर करना छोड़ दिया है। आपने देखा कि भारतीय मीडिया के दानिश्वरों का क्या कहना है, मगर मोदी सरकार की सरपरस्ती में चलने वाला कुछ मीडिया कश्मीर के मामले में अमित शाह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी की तरह चुप साधे बैठा है। गोदी मीडिया तो बिक चुका है। जम्मू और कश्मीर में अजीत डोभाल के साथ भारत का फौजी माफिया हर खबर को बेखबर बनाने में कामयाब हो चुका है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया अजीत डोभाल की आंखों से ओझल होकर कश्मीर में होने वाले तशद्दुद की झलकियां दुनिया को दिखाने में कामयाब हो ही जाता है। सरकार को प्रॉब्लम ये है कि उनने हम पे अजाब किया है, जुल्म किया। वो चाहते ही नहीं है कि कोई इसके बारे में बात करे। हमारे प्रधानमंत्री साहब ये भी भूल रहे हैं कि इन्हीं महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ एक सरकार बनाई थी जिसमें एजेंडा ऑफ अलायंस साफ तौर से कहता था कि आप आर्टिकल 370 को टच नहीं करेंगे, और आपने खुद माहौल इतना खराब कर दिया कश्मीर में। अब हम क्या उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 370 को भारत के आईन से ख़त्म करने के बाद कश्मीर पर तवज्जो देने के बजाय RSS की मोदी सुशांत ने अक़लियतों के हुकूक को पामाल करने के लिए शहरियत का एक नया शोशा छोड़ा, जिसने सदियों से आबाद ख़ानदानों की ज़िंदगियों का सुकून छीन लिया। CAA अगर नागरिकता देने का कानून है तो किसको? मुसलमान को छोड़कर। खुले शब्दों में धर्म का नाम पहली बार लिया आपने कि मुसलमान को इसमें नहीं रखेंगे। हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, जैन रहेगा, पारसी रहेगा, बौद्ध रहेगा, सिख रहेगा, सब रहेगा, ईसाई भी रहेगा, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं रहेगा। ठीक है साहब, नहीं रहेगा। इस मुल्क में जिसको जमीयत के जिम्मेदारों ने अपने खून से आजाद करवाया, आज उसी मुल्क में नफरत इतनी पैदा कर दी गई मुसलमानों के ताल्लुक से। पिछले साल भारत में शहरियत के नए बिल की कामयाबी हो सकी या नहीं, ये तो मोदी सरकार ही जानती है। इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया की निगाहें मोदी सरकार के इस रंग ढंग पर लगी हुई हैं और वो देख रही हैं कि भारत में मजहब के नाम पर किस तरह का तमाशा चल रहा है। भारतीय फौज से निकलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले मेजर गौरव आर्या ने भारत के मीडिया में जो मकाम हासिल कर लिया है, वो तो शायद नरेंद्र मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल भी हासिल नहीं कर सके। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए, आप उसको पैसा दीजिए तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे, आप या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को ये बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा। आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमज़ोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं। मोदी सरकार की मौजूदा हुकूमत कदम कदम पर इस बात का सबूत दे रही है कि वो इस्लाम दुश्मनी पर तुली हुई है। कुछ यही कैफियत
भारतीय फौज के साबिक मेजर गौरव आर्या की है। जरा सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था रेड फोर्ट से अबाउट सपोर्टिंग बलूचिस्तान, उसके बाद हमने क्या करा? यू नीड टू सपोर्ट बलूचिस्तान, यू नीड टू गिव देम मनी, यू नीड टू गिव देम वेपन्स। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वी हैव आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, क्लीन आउट एन आइलैंड, मेक फायरिंग रेंजेस, मेक ट्रेनिंग एरिया, ट्रेन बलूच, सेंड देम बैक, हिट पाकिस्तानी आर्मी इन बलूचिस्तान। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल गैर कानूनी रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुए और मुसलमान बनकर 7 साल तक बलूचिस्तान में बदअमनी के मुर्तकिब हुए। सुनिए लाहौर के दाता दरबार की कहानी, जहां वो मुसलमान से वापस हिंदू कैसे बने। सर, आई हर्ड दैट यू वर इन पाकिस्तान फॉर 5 years. 7 years. 7 years, वाह। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं, और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला, तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। अब फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाकर मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। आपने देखा कि तखरीबकारी के अमल को भी अजीत डोवल सोमनाथ के मंदिर की फतूहात समझते हैं। हालांकि अजीत डोवल पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में इंतशार का सबब बन चुके हैं, जिसके आसार अलहदगी पसंदों में दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। आप मेहरबानी कर कश्मीर का फिक्र करें। इंशाल्लाह ये हमें यकीन है कि कश्मीर भी बनेगा पाकिस्तान। अगर मौजूदा भारत की सरकार अपनी 73 साल तारीख को सामने रखे तो किसी हुकूमत ने आज तक मजहब की बुनियाद पर कभी वो खलीज हाइल नहीं की जो RSS के झंडे तले नरेंद्र मोदी जी ने हाइल कर दी है। मोदी सरकार ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और उन पर जुल्म करने की इजाजत देकर उनके धार्मिक स्थल यानी मस्जिदों की तोड़फोड़ और आगजनी पर चुप्पी इख्तियार कर रखी है। हम तो समझ रहे थे कि मेरी नस्ल को दोबारा मस्जिद के ऊपर चढ़कर कोई शहादत नहीं देखना पड़े, तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली की एक मस्जिद के मीनार के ऊपर ये शयातीन चढ़कर उसका मीनार का स्पीकर निकालकर उस पर अपना भगवा झंडा लहराते। इस सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ दी जा रही हेट स्पीचेस को रोकने की भी कोई कोशिश नहीं करी और न ही बेगुनाह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुकने का नाम ले रहा है। भारत के तासुबात की एक और कहानी। रेहान सिद्दीकी अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अपने FM रेडियो की आवाज़ से उभरने वाला वो पाकिस्तानी सितारा है जिसकी 25 साल मेहनत ने भारत और पाकिस्तान की सकाफती सरगर्मियों से दोनों मुल्कों के फनकारों और बासियों के साथ करोड़ों अमरीकियों के भी दिल जीत लिए। Rehan Siddiqui has been a true gentleman. I have known Rehan Siddiqui for the past 10 years. He's diligent, hardworking, creative, and top of all. I'm Mike Batcha, Senior Vice President of Mercedes-Benz of Sugar Land. 7 years later that I've been doing business with Rehan Siddiqui and Hum Tum Radio. अमेरिका की शहरियत और अच्छी शोहरत रखने वाले बेलौस शख्सियत को ह्यूस्टन टेक्सास के मेयर और शुगरलैंड के मेयर्स के अलावा अमरीकी कांग्रेस की शोहरत याफ्ता लेडी शीला जैक्सन ली ने भी रेहान सिद्दीकी की खिदमत को हमेशा सराहा। Rehan Siddiqui, you need to give him a very big hand. भारत के फनकार सोनू निगम, सलमान खान, शाहरुख खान और बेशुमार दूसरे पाकिस्तानी फनकारों ने भी रेहान सिद्दीकी की खिदमत को सुनहरे अल्फाज में याद किया है। I am proud to say that young Rehan Siddiqui
is one of the finest promoters in North America. I wouldn't be surprised if someday you internationally promote events and promote artists. I hope I am one of them. Brought to you by our official radio station of Fusion, Rehan Siddiqui of Hum Tum Radio, celebrating 20 years of success in media. Fusion, come party online. Hi Rehan, this is a shout out to you to tell you that you are a dil ka rishta. Is brought to you by Rehan Siddiqui and 106.1 Hum FM. Rehan Siddiqui, a great guy from Houston. Houston, an amazing city. I'd like to thank Mr. Rehan Siddiqui, a brother from another mother, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, did some really excellent shows across North America and Canada. आज आप लोगों ने यहाँ पे आके रेहान सिद्दीकी को जो इज्जत देखी, जो प्यार दिया, हम लोग को जो प्यार दिया है, उसने ये साबित किया है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत कितनी बड़ी चीज़ है। ह्यूस्टन में हम हर बार जो है वो मेरे भाई हैं, रेहान सिद्दीकी साहब आपके साथ ही खड़े हैं और इनके साथ मैं आके शोज करता हूँ। I know so much about you and you know people keep talking about you. यहाँ के सब लोग बोलते हैं रेहान सिद्दीकी ह्यूस्टन, मतलब रेहान सिद्दीकी, and I'm like wow, okay, amazing. And when I did the show with you, it was amazing. I think the kind of audience I experienced today, I got standing ovation. This show is brought to you by Rehan Siddiqui of Hum FM Concerts. Rehan Siddiqui, keep rocking. Rehan Siddiqui, the man who brought us to Houston. People who know me in America know that I love Houston because of Rehan bhai, and you know. भारत के बाज़ लोग रेहान सिद्दीकी की शोहरत को बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी मिसाल पार्लियामेंट मेंबर राहुल शिवाले हैं, जिन्होंने भारत की वजारत दाखिला को ये पैगाम भेजा कि रेहान सिद्दीकी के साथ दो भारतीय नौजवान राकेश कौशल और दर्शन मेहता को भी भारत में ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि ये लोग भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इस खबर के बाद भारत के कुछ टीवी चैनल्स ने रेहान सिद्दीकी के खिलाफ मन घड़त खबरें चलाना शुरू कर दी। गृह मंत्रालय ने रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सांसद राहुल शिवाले ने आरोप लगाया था कि रेहान सिद्दीकी का ISI से कनेक्शन है। आरोपों के मुताबिक बॉलीवुड कलाकारों के इवेंट से होने वाली कमाई का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता था। सूत्रों के मुताबिक रेहान को इवेंट से जो पैसा मिलता है उसे वो पाकिस्तान भेजता है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही होता है। जितने भी एलिगेशंस हैं मेरे ऊपर, इन एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं है। भारत के इस इक़दाम से रेहान सिद्दीकी की शोहरत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में रेहान सिद्दीकी को कानून का सहारा लेना पड़ा। After scrutinizing all the credentials of Rehan Siddiqui and all the allegations that have been hurled upon my client, before alleging any allegation upon someone, there has to be a substantive piece of evidence which no one could produce. Defaming someone on the national media or the national television is a crime, and it comes under section 499 and 500 of the Indian Penal Code. लेकिन रेहान सिद्दीकी आज भी अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा हैं। With unity, love, togetherness, पाकिस्तान का पैगाम। लेकिन हिंदुत्व को मानने वाले श्री आचार्य कृष्णम जैसे कुछ अच्छे लोग भी हिंदुस्तान में बसते हैं, जो मुसलमानों का दिल जीतने के लिए दिल खोलकर यकीन दिलाते हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एक हैं। जहां तक मैंने महसूस किया है मेरे दोस्तों, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। इसीलिए जो कहता है कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही
कश्ती तुम्ही मल्हा रसूल अल्लाह 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 रसूल अल्लाह। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी जहां भारतीय मईशत को डुबो रही है, वहां भारत को भी ले डूबेगी। नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, जिता लो। अब खा रहे हो ना बेटा नून रोटी? अब क्या बोल रहे हो? वही खा रहे हो गोबर अभी तक? अरे हाँ 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 खाओगे ही। तुम्हारी साध्वी जी बोली थी रोटी पर बटर की तरह गोबर लगा के खाओ, वही खा रहे हो अभी तक। आई एम सॉरी बट अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो ये होगा। भारत के तज्जियाकारों का भी यही ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के दोबारा पावर में आने के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है सोनिया गांधी की कांग्रेस में होने वाली सियासी टूट फूट का फ़ायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। मुस्लिम दुनिया के सामने इस वक्त कश्मीर से कर्फ्यू हटाना, फ़लस्तीन में मुसलमानों की रियासत का कायम करना और हिंदुस्तान की हुकूमत को तासुबात से पाक करना है। आज के लिए इतना ही। बदलते हालात से नवाब कैफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुनिया भर के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब का भी शुक्रिया, जिनके न्यूज़ क्लिप्स की मदद से आज का प्रोग्राम तैयार किया गया।